नया कोई है ही नहीं। हम सब एक दूसरे को जानते हैं, ऐसे ही है। जी। तो हम लोग इसी बात का फायदा उठाते हुए, इसको एक अपॉर्चुनिटी मानते हुए एक और चीज कर सकते हैं कि हम शुरुआत एक छोटी सी प्रेयर से करेंगे। उससे पहले आप लोग कुछ सोच लीजिए आपको क्या क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, और हम लोग इसे एक जनरल डिस्कशन की तरह आगे बढ़ाएंगे। इसका कारण ये है कि आज की इस प्रोग्राम का टाइटल ही कुछ ऐसा है कि लाइफस्टाइल डिसीजेस एंड न्यूट्रिशन। आप इस बात से सहमत है तो हम 2 मिनट थोड़ा सा सोचते हैं कि हमें क्या क्या बोलना है, क्या पूछना है, क्या जानने की जरूरत है। हम लोग कई सारी चीजें करते हैं और उसमें क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है, एक बार सोच लीजिए। तब तक और कुछ लोग ज्वाइन हो जाएंगे। एक 5 to 7 मिनट, 5 से 10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा हम एक प्रेयर लेंगे, छोटी सी 1 मिनट की, 1 मिनट में कुछ सेकेंड्स की। जी। और फिर उसके साथ हम लोगों ने जो पॉइंट्स आपसे आज शेयर करने के लिए निकाले हो, हम वो भी शुरू कर दें तुरंत। Instead, तो आप लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई स्कोर नहीं है। हम लोगों की क्वेरीज, आप लोगों के सवाल बहुत से लगते हैं, निकाल के रखिए। हो सकता है कि ये सारी बातें आप लोगों की वजह से दुनिया के सामने कुछ पहुंचे। वैसे देखो जी तो सब कुछ है, नया कुछ नहीं है। बस हमें थोड़ा सा रिकॉल करना है और इन चीजों को हमें याद करना है। वी कॉल इट बैक टू फ्यूचर एक तरफ से। और पास्ट में से जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे पूर्वजों को पता थी चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें हम आज शायद उन सब रिकॉल करने वाले हैं और कोशिश करने वाले हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में हम उन्हें और उनका ये करें, मतलब पार्टिसिपेशन रहे सारी चीज। सो अभी भी आप पूछ सकते हैं, चाहे कुछ पूछना चाहे तो प्रोग्राम शुरू होने से, एक्चुअल प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही। एंड आई सो कि आज डिस्कशन के बाद सिर्फ कोई भी एक चीज हम लाएंगे, कोई भी एक चीज आपको जो इजी लगे, अगर आपने उसको अपना लिया तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बताने को हम आपको 10 12 डिस्कस करेंगे हमारे देखने की जरूरत। कोई भी एक चीज को अगर आपने फॉलो कर लिया, it will make the change for it. it's giving you up. But It is hard, yeah. There are things coming. There is first time, but in that title, but where is hard up now. sure, अच्छा हम पहले हुए थे, हमारे पीछे मंशोली की, हम पहले बोलते हैं प्रेयर और उसे आप चैनल पर रिपीट कर सकते हैं। जिनसे फॉदर इस भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। parents of the तो वो शुरू आगे सर्वे अद्राणि फलशन्तो सर्वे सन्तु निरामयाः in the भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सन्तु निरामया। इतने ही रखते हैं फिलहाल और हम लोग शुरू करते हैं। event. मुझे लगता है हमें सबसे पहले ना ये जानना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह के दौर में आज हम जी रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा एक चीज आ गई है जिसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल लिविंग। आज हम अपनी असली जिंदगी जैसे पहले होती थी वैसे जी ही नहीं रहे हैं। ये सारा लाइफस्टाइल जो आज हमारा है, जीवन मान जिसे हम कहते हैं, वो इतना ज्यादा बदल चुका है कि हम नेचर से बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं। तो मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मैं 2 डेफिनेशंस, व्याख्याएं आपसे पूछूं और आप हो सके तो उनके जवाब दीजिए। आप मुझे बताएंगे रोग या डिसीज क्या है? हम जिसे कहते हैं ये बीमारी है, ये रोग है, डिसीज है, वो क्या है? एनीबडी प्लीज। Simple language, yes. नीलम जी। कुछ technical नहीं. Namaskar to all of you. नमस्कार। Disease means when we are not in ease, राइट, Wow. in my opinion. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. Thank you. बहुत अच्छा है। मुझे भी बल्कि आपने एक नया लाइन ऑफ When थिंकिंग। not in ease. Hello, जी अशोक जी नमस्कार। Namaskar. In my favor, my opinion, disease is when the our system जैसे वात पित्त कफ हमारा
जो नॉर्मल होता है वो चेंज हो जाता है जी किसी भी कुछ खाने पीने की वजह से, तो हमारे बॉडी में डिजीज आ जाती है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। तब इतनी मैं आपको एक बात शेयर करूँ, हम लोग कहते हैं मराठी में गर्दी, गर्दी का मतलब होता है भीड़। आज हमारे यहाँ गर्दी नहीं है बट दर्दी है सारे लोग। बैठ के बोलो बेटा, बैठ के ही हाँ, बोलो। यस प्रियांशु। मैम बेसिकली कोई भी चीज़ जो एक हेल्दी रूटीन फॉलो करने में एक हिंडरेंस होती है, उसको हम डिसीज़ कह सकते हैं। यस, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटल। Exactly. काफ़ी हद तक परफेक्ट। और भी कोई प्लीज़ अपने ओपिनियन दे सकते हैं? डिजीज कोई बॉडी से नहीं कि मतलब पेट का कोई रोग है, या मेंटल इलनेस भी होती, राइट? फिजिकल Right. इलनेस भी, परफेक्ट, सोशल इलनेस भी। करेक्ट। क्योंकि मैं कुछ आपको इस बात में ना आपकी ही जो बताई हुई बातें हैं उसमें एक छोटी सी चीज जोड़ने वाली हूँ, सिर्फ उसे पूरा करने के लिए। हाँ जी सर प्लीज। डिजीज है जो कोई भी बायोमेटाबॉलिज्म है अपना बॉडी का, वो चेंजेस होता है। जी दैट चेंजेस इज डिजीज पर्टेन टू डिजीज, इट इज ऑफ एनी टाइप, मेंटली आल्सो, फिजिकल आल्सो। ठीक है, दैट इज राइट, परफेक्ट। थोड़ा सा और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? एनीबडी फ्रॉम यू? कोई भी अपनी कोई भी भाषा में चलेगा, जैसे आप चाहे। वर्ड्स का इम्पोर्टेंस नहीं है, फीलिंग्स का इम्पोर्टेंस है। तो अगर हो गया है तो मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, इफ यू आर विलिंग टू। एक सिंपल सा डेफिनेशन है, मुझे लगता है सभी शास्त्रों में, पुराणों में, बाइबल में, कुरान में, हर जगह, नेचर की किताब में मैं कहूंगी, ये लिखा गया है कि हमारी बॉडी नेचर है। ये तो आप सब लोग मानते हैं, हम प्रकृति है। मतलब ईश्वर ने कहे, नेचर ने कहे, जिस तरह से हमें बनाया है वो सिस्टम एक बहुत अच्छा नेचुरल सिस्टम है। लेकिन हम जब हमारा नेचर से अलाइनमेंट टूट जाता है तो वो डिसीजेस में बदल जाता है। वो किसी भी मामले में हो सकता है। आपने कहा ईज, आपने कहा वात पित्त कफ, आपने भी कहा जो भी मेंटल फिजिकल एवरीथिंग, वो एक जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है जो हमारा बिल्ट है, वो जब थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाता है तो थोड़ी बहुत या ज्यादा डिसीजेस वो आने लगती है। मुझे लगता है आप सब इससे सहमत होंगे, या कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप जरूर कर सकते हैं। एंड मी बीइंग अ डॉक्टर, मुझे भी कुछ ऐड करना है इसमें, और वो ये है कि आपने सुना होगा ये दुनिया का बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो दुनिया का बहुत अच्छा डॉक्टर है, इस डॉक्टर को तो कुछ नहीं आता है। बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, मैं हमेशा ये बात कहती रहती हूँ, शायद जो लोग क्लिनिक में आते हैं वो ये जानते भी है, दुनिया का कोई भी महान तुर्रमखा डॉक्टर किसी पेशेंट का, किसी इंसान का जुकाम तक नहीं ठीक कर सकता है। उसका कारण ये है कि जो हमारे अंदर हीलिंग पावर है, हम उसे सिर्फ जो नेचर ने दी है, वो सिर्फ उसको बूस्ट, हेल्प, सपोर्ट, इतना ही कोई भी डॉक्टर कर सकता है। वो किन मीन्स से करेगा? मेडिसिन से कर सकता है, कलर से कर सकता है, नंबर से कर सकता है, काउंसलिंग से कर सकता है, टच से कर सकता है, आप जो भी समझे। बट इस नेचुरल सिस्टम को अलाइनमेंट में लाने के लिए केवल सपोर्ट किया जा सकता है। मैं इसका एक आपको ना, मैं चाहती थी कि सब लोग हो, बट जितने हैं वो सुन सकते हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल जो कुछ दिनों पहले मैंने अपने एक सर्जन, बहुत फेमस सर्जन है, फ्रेंड, ही इज हैपेंस टू बी माय कजिन आल्सो, उनसे मैंने ये सुना जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ही इज अ वेरी फेमस न्यूरो सर्जन। उनके लिए कई कई दिनों तक ना अपॉइंटमेंट्स उनके मिलते नहीं हैं, तो लोग वेट करते रहते हैं। उन्होंने मुझे ये बात बताई कि देखो, बोले, एक वो जो जूते बनाने वाला होता है ना, कॉबलर, हम जिसे चमार कहते हैं, जो जूते बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, लेदर का काम करते हैं, उनका और मेरा काम बिल्कुल एक जैसा है। वो और मैं कुछ अलग नहीं करते। वो भी लेदर को या चमड़ी को कट करते हैं, कुछ करते हैं, अंदर स्टिचेस लगाते हैं। मैं भी वही करता हूँ। मैं स्किन को फाड़ता हूँ, उसमें कुछ करता हूँ, जो भी करना है प्रोसीजर, और स्टिचेस लगा देता हूँ। लेकिन फर्क यहाँ से शुरू होता है। वो फर्क ये है कि जब 10 दिन के बाद मैंने लगाई हुई स्टिचेस खुलती है, तो वहां पर हीलिंग हो चुकी होती है, वो अपने आप जुड़ चुका होता है। और कॉबलर
भले 10 साल के बाद भी हम उनकी सिलाई उधेड़े, वहां कोई हीलिंग नहीं हुई होती है। और ये जो हीलिंग वर्ड है ना, ये केवल लाइफ के साथ होता है, केवल लिविंग बॉडी के साथ हो सकता है। और इसमें किसी डॉक्टर का कोई कर्तव्य, ये चमत्कार नहीं है, कर्तव्य नहीं है। ये किसका चमत्कार है? हीलिंग। अब आपको समझ आ गया, हीलिंग कहाँ होता है? नेचर, लिविंग चीज में होता है। तो इसमें कोई डॉक्टर कुछ कर सकता है क्या? बहुत बड़ा सर्जन है, इज ही एबल टू गिव द हीलिंग? नो, ओनली सपोर्टिंग। अब ये सब तब हो पाएगा जब हम अपनी लाइफस्टाइल को सही रखेंगे, खान पान सही होगा, हमारा उठना बैठना सोना, इसके जो हमारे शास्त्रों ने नियम लगा के दिए हैं, जो थोड़े बहुत समय अनुसार चेंज भी हुए हो सकते हैं, आज हम वो सारी बातें यहाँ डिस्कस करने के लिए आए हैं। सो अब से एक बात पक्की, हम कोई डॉक्टर को भगवान नहीं मानेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा हीलर, सबसे बड़ा चमत्कार वो हमारी बॉडी है। नेचर तो चमत्कार है, बट हमारी बॉडी सबसे बड़ा चमत्कार है, दुनिया का सबसे सॉलिड मैकेनिज्म। आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ और फिर मैं डाइटिशियन भावना जी या उनकी तरफ रुक करूंगी। एक एग्जांपल केवल इतना देती हूँ, आप ब्लड रिपोर्ट कराते हैं, सारे टेस्टिंग कराते हैं अपने अपने ब्लड का, कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल, फुल बॉडी चेकअप, सब पता होता है हमारी बॉडी में कितना विटामिन है, कितना हेमोग्लोबिन है, कितना कैल्शियम है, क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्या वायरल इन्फेक्शन है, किस चीज की एलर्जी है, व्हाट नॉट। क्या नहीं जानते हैं आप उस चीज में? लेकिन एक सिंपल एग्जांपल ये है कि जब हमें पता है कि इस खून में, ह्यूमन ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट कितनी कितनी मात्रा में होनी चाहिए, लैब में हम सब अलग कर सकते हैं, तो हम उन्हें मिला के क्या वापस आर्टिफिशियल ब्लड अभी तक बना पाए हैं? अगर दूसरे इंसान को ब्लड देना है तो हमें क्या करना होता है? एक इंसान का लेकर ही दूसरे को देना होता है। अगेन वो उसमें 1% वाला जो रह गया है ना किस्सा, कि सब पता है, सब कुछ पता है, लेकिन हम रिक्रिएट करने के काबिल नहीं है, जो नेचर ने या ईश्वर ने या आप जिसे जो भी शक्ति माने उसने जो हमें दी है, तो हम रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमें उसे खराब भी नहीं करना चाहिए, और वो नहीं करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं मुड़ती हूँ डाइटिशियन भावना जी की तरफ और हम लोग शुरू करते हैं। थैंक यू, जी, थैंक यू। भावना जी प्लीज। आज मैं जो आपके साथ शेयर करूंगी अ, वो कोई ज्ञान नहीं है, कोई टेक्निकल डेफिनेशंस नहीं है, क्योंकि डेफिनेशंस तो गूगल भी आपको सब बता देगा। आप टाइप करिए व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ फैट, व्हाट इज़ कार्ब, तो आपको सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी। मेरी शेयरिंग आज रहेगी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम खाने से रिलेटेड गलतियां कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है, राइट? तो आप ही में से मुझे सबसे पहले बताएंगे कि हम में से कौन सुबह-सुबह खाली पेट चाय पीता है? हाथ खड़ा करेंगे ऑनेस्टली, क्योंकि आज ईमानदारी अगर आप दिखाएंगे तो ही आप ठीक हो पाएंगे, राइट? खाली पेट। कई लोग I think it's सुबह खाली पेट उठते ही जिनका प्रेशर, दे रिलेटेड टू प्रेशर, की प्रेशर बनेगा, नहीं तो आदत होती है बेड टीक की। पीछे कुछ लोगों ने जानबूझ के हाथ उठाए नहीं है। उठाए उठाए प्लीज, ऑनेस्टली, वही मैं कह रही हूँ, जितने आप सच्चाई से आंसर करेंगे उतना आप समझ पाएंगे। यस, ओके। तो आप लोग को मालूम है चाय गलत है, सुबह सुबह खाली पेट की, फिर भी आप पिए जा रहे हैं। किसी ने आपको रोका है पहले? आप बताएं प्लीज। आपको रोका है किसी ने चाय के लिए? नहीं, मानती नहीं, ओके। देखिए, हमें चाय क्यों नहीं पीनी? पहले रात को 7 या 8 बजे का खाना खाया हुआ और सुबह 8 बजे तक हम कुछ नहीं खा रहे। फास्टिंग है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है 12 घंटे की, नेचुरल। हम इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग ही कहेंगे, जो कि आजकल बहुत चला हुआ ट्रेंड में है इंटरमिटेंट फास्टिंग। हम उसको 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे पे ले आते हैं, बट एक नेचुरल बॉडी का क्लॉक है 12 घंटे की आपकी होएगी इंटरमिटेंट, राइट? और उसके बाद जो बॉडी में मुंह में एल्कलाइन आपके अपने आप बनता है। इन्होंने बोला ना, बॉडी जो है आपकी इतनी ज़बरदस्त सेल्फ हीलिंग हीलर है
कि आपको भी नहीं पता। 12 घंटे की फास्टिंग के बाद पेट के अंदर बाइल्स, एंजाइम्स अपने आप बने होते हैं, जो कि हम टैबलेट्स, टॉनिक से लेते हैं। वो अपने आप बने हुए हैं पेट में और हम चाय पी के उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो मुँह के अंदर जो आपके एल्कलाइन है, उसको आप कैसे मेंटेन करेंगे? पेट के अंदर जो एंजाइम्स है, वो आपकी बॉडी में जाएँ, उसके लिए क्या करेंगे? पानी का एक छोटा गिलास, जितना पी सके कंफर्टेबली। कोई 2-3 गिलास पानी नहीं पीना खाली पेट। कई लोग ज़बरदस्ती पिए जाते हैं, बट कंफर्टेबली आप जितना पी सकें, उतना पिएँ। Right. ठीक है? उसके बाद अब सुबह-सुबह जो फायर होती है, डाइजेशन फायर, इतनी मतलब बहुत Is हाँ, तेज तेज़ होती है। तो सबसे पहले कोशिश करें फ्रूट खाने की, और पपाया, एप्पल, बनाना, ये बेस बन जाएगा आपके पूरे दिन का। जैसे एक फाउंडेशन होती है ना घर की, उसी तरह एक सुबह-सुबह आपने पेट की फाउंडेशन इतनी अच्छी बना दी है, पूरा दिन आप एन्जॉय करेंगे उसको, राइट? और उसके थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट के बाद आप खाना खा सकते हैं मॉर्निंग में। तो दूसरी गलती हम जो करते हैं चाय की, पहली गलती तो चाय की हो गई, और दूसरी गलती हम सुबह-सुबह जो आजकल ट्रेंड चला है ना, डिटॉक्स जूसेस, ग्रीन जूसेस, कौन-कौन लेते हैं? बहुत चला हुआ है आजकल। मतलब ये स्टॉल भी लगे हुए हैं जिमखाना के बाहर, और ये सब लोग लेने लगे हैं। एंड यू नो हाउ डेंजरस दिस इज़। डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी, मॉर्निंग में लेना चाहिए। घिया का जूस, हमारे पास केसेस आए हैं घिया जूस जिन्होंने लगातार 1 डेढ़ महीना पिया है, कैंसर का बेस बन चुका है उनकी बॉडी में। क्योंकि घिया का जूस जो है हाई इन एल्कलाइन, वंस इन अ व्हाइल देखो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो लगातार ले रहे हैं ना, बहुत नुकसान कर रहा है वो। होम्योपैथी में भी, इनके पास भी मेरे एक और फ्रेंड है, वो भी यही बता रही थी कि ये घिया के जूस वाले बैठे हैं पेशेंट, जो कि 2-2 महीने पी के और पेट में गड़बड़ हुआ हुआ है इनके। लेना चाहें सफ़ेद पेठे का जूस 1 कप, क्वांटिटी बहुत मैटर करती है इन चीज़ों में। 1 कप पेठे का जूस आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ है मोरिंगा, जिसको आप ड्रमस्टिक्स तो उसका फ्रूट हो गया। मोरिंगा के हाँ, सहजन, सांजना। सांजना की फल, यहाँ कहते हैं जो हरियाणा में सहजन। मोरिंगा। क्या कोई मुझे बताएगा मोरिंगा में कितना कैल्शियम है? आप लोग को मालूम है ये बात, कैल्शियम कितना है मोरिंगा में? बानू जी आप थोड़ा सा इंटरप्ट करूं, आई एम सॉरी, या क्योंकि आपकी बात से बहुत ज्यादा मिलती जुलती बात जो हरियाणा के लिए बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है, फिर मैं वापस जाती हूँ भावना जी की तरफ। सबसे पहली बात, जो यहाँ बैठे हैं वो अब सब जान चुके हैं, लेकिन फिर भी रिपीट करते हैं कि दूध नहीं लेने के लिए हम कहते हैं आजकल। और यहाँ तो ये बहुत बड़ा पाप होने वाली बात होती है कि आप दूध नहीं बोल रहे हैं हमें लेने के लिए, कैसे पॉसिबल है ये? तो मुझे पता है आप लोगों की जो दिक्कत है कि दूध लेने से हमारा कैल्शियम नहीं बनेगा, हम दिखने में ऐसे दिखेंगे, है ना, लुकड़े पतले से हो जाएंगे। तो दूध के बिना तो हम नहीं रह सकते क्योंकि कैल्शियम नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा ये होता है। सबसे मैं बड़ा रीजंस आपको बता चुकी हूँ। ऑक्सीटोसिन ज्यादा होते हैं, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होते हैं आजकल, जिनकी हमें जरूरत नहीं है। ये सारे रीजंस हम बता चुके हैं। बट आपका नेक्स्ट सवाल होता है कि फिर कैल्शियम के लिए हम क्या करें? तो आपके सवाल का जवाब यहाँ है, कैल्शियम। भावना जी। मोरिंगा में 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर 20 ग्लास मिल्क का जितना होता है उतना कैल्शियम होता है। 1 चम्मच मोरिंगा इज इक्वल टू 20 ग्लासेस ऑफ मिल्क। मान सकते हैं आप ये बात? हमारी वनस्पति में इतना खजाना छिपा है। और हफ्ते में अगर आप 2 बार 1/3 स्पून ऑफ मोरिंगा सुबह-सुबह ले लेते हैं, नींबू डालिए, नमक डालिए, उसका अच्छा सा स्वाद सा डिटॉक्स वाटर जिसको आप कह सकते हैं, वो पीजिए। सुबह-सुबह ही कैल्शियम, सिर्फ 1/3 स्पून ऑफ मोरिंगा ट्वाइस अ वीक आपकी पूरी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। ऑलराइट, कोई क्वेश्चन अभी तक किसी के मन में है तो प्लीज़ पूछिए। पत्ते भी यस, पत्ते, उसका जो फ्रूट है, उसका जो स्टेम है, कुछ भी पाउडर पत्ते का ही होता है, पाउडर पत्ते। हाँ जी, 12 महीने 12 महीने अवेलेबल 12 है। महीने हाँ जी, और पत्तों का लिया जा सकता है। पत्ते का, यस यस यस। चबाया जाना बहुत अच्छी बात है, साथ ही साथ फाइबर्स भी जाते रहेंगे।
एक लिमिट बना लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। जैसे नीम होता है, कड़वा नीम, वो भी बहुत ज्यादा नहीं लेना है। एक लिमिट में मोरिंगा के पत्ते लेना सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। हाँ जी, बिल्कुल, यस। फिर आपको दूध नहीं पीना पड़ेगा। जो कैल्शियम के लिए दूध पी रहे हैं, टेस्ट के लिए पी रहे हैं, मैं नहीं कह रही। दूध के जो कैल्शियम के लिए पी रहे हैं, वो मोरिंगा भी पूरा कर रहा है आपका। Well, I mean, यस मैम, हाँ यस सर, जी, यस सर। बिल्कुल सर। yeah, but मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये कोरोना के बाद जो लाइफस्टाइल चेंज हुई है, उसके जो वैक्सीनेशन थे, उसके इसमें काफी डरे हुए हैं लोग कि वैक्सीनेशन के जो साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स है। तो कोरोना के बाद की लाइफस्टाइल का आप जो कोरोना हुआ था, तो उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं आप? तो मैं ले लूं। मुझे लगता है सबसे अच्छा सवाल इस तरह का सबके मन में है फिलहाल, क्योंकि कोरोना जब आया ना, तो उस समय ने हमें बहुत कुछ नई बातें सिखा दी। उस समय हमने पहली बार अपने सारे काम धाम छोड़कर खुद पे ध्यान देना शुरू किया। कई चीजें बदली है हमारी लाइफ में। तब से हम थोड़ा सा हाइजीन के मामले में केयरफुल हो गए। हम अपनी केयर करना शुरू कर दिया है हमने। एक सिंपल सा एग्जाम्पल था, केजी का या फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, इसका सारे परिवार वाले डिप्रेशन की मेडिसिन लेने तक का डिप्रेशन लेते थे। आज हम समझ चुके हैं भाई, जिंदगी सबसे बड़ी है। सांसें चलते रहना जिंदगी नहीं है। सही तरीके से हम जी सके, इसके लिए स्कूल, कॉलेज, हमारे बाकी काम कोई जरूरी नहीं है। ध्यान हेल्थ की तरफ देना है। और तब से चेंजेस हुए हैं कि क्या खाना चाहिए, किस तरह से हमारा मतलब सुबह जागने का समय, रात को सोने का समय, ये सब होना चाहिए। और इन सब में सबसे जरूरी जो बात आई वो ये कि जब एलोपैथिक मेडिसिन या जिसे हम पैथी से हमें किसी बैर नहीं है, बट इस समय ध्यान में आया कि नहीं, हमारे पास जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल या अल्टरनेटिव मेडिसिन या थेरेपीज हम जिसे कहते हैं, वो बहुत ज्यादा कारगर हो सकती है। बट कोई भी पैथी, कोई भी मेडिसिन, कोई भी थेरेपी तब तक काम नहीं करती है जब तक हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं होगा। तो अभी भावना जी जो बता रहे हैं, उसमें से आहार शास्त्र, न्यूट्रिशन, डाइटिक्स, इसी के बारे में बता रहे हैं। कोरोना के बाद जो चेंजेस हुए हैं, सबसे ज्यादा चेंजेस हमारी आर्टरियल सिस्टम में हुए हैं, लंग्स में हुए हैं, जो कि हमारे ट्यूबल सिस्टम में आता है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसी के लिए ये जो हमारी आज की बातें हो रही है, ज्यादातर ये वाइटल ऑर्गन्स जो है हमारे, इसको हेल्दी रखने की तरफ, मतलब प्रिकॉशनरी, कि कुछ हो जाए उसके बाद इलाज करने से प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर पे हम ध्यान दें। तो मुझे लगता है कोरोना के लिए लेकिन एक टिप मैं दे देती हूँ, जिन्हें भी हुआ था, नहीं हुआ था, वैक्सीन लिए गए हैं, उसके जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, हमारी पैथी, होम्यो और इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इवन आयुर्वेदा में भी उसके साइड इफेक्ट्स को इरेडिकेट करने की शक्ति है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा नेक्स्ट टाइम, हम डाइटिक्स के मामले में और मेडिसिन के मामले में, आई मीन टू से साथ में मिलकर कॉम्बिनेशन में वो साइड इफेक्ट्स आपके इरेडिकेट करने में जरूर हेल्प कर सकते हैं। भावना जी, आपकी तरफ। जब आप वेट लूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज क्या छोड़ते हैं? दिमाग में क्या आता है? ये छोड़ दो, पतले हो जाएंगे। एनीवन? शुगर, शुगर, that's मैदा, शुगर और सॉल्ट, सॉल्ट, ऑयल, ऑयल, सॉल्ट, सॉल्ट, सॉल्ट। ओके, ओके। Fat. फैट, फैट के नाम पे घी, what are घी, ऑयल, राइट। घी से हम बहुत डरते हैं, हम खुश्क रोटी खाने लगते हैं, राइट। और एक्चुअल में घी इज अ फैट बर्नर। आप लोग को भी मालूम होगा, आयुर्वेद में तो ये बोलते ही हैं, घी इज अ फैट बर्नर। खुश्क रोटी को अगर आप बहुत अगर डर रहे हैं घी से, तो एटलीस्ट आधा चम्मच लगा के खाएं। खुश्क रोटी नहीं खाएं। जो वीट का जीआई इंडेक्स होता है, जीआई इंडेक्स आप समझते हैं, जीआई इंडेक्स जो उसके शुगर लेवल को अफेक्ट करता है। अगर आप घी लगा के रोटी खा रहे हैं तो वो उसका जीआई इंडेक्स हम कम कर रहे हैं। खुश्क रोटी से जीआई इंडेक्स बढ़ता है, घी उसको कम करता है।
उसको डाइजेस्टिबल बनाता है, उतनी जल्दी पचाता है। अनाज जल्दी से नहीं पचेगा बिना घी के। तो एक तो घी से डरे नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कितना खाना है ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये नहीं कह रही मैं 100 ग्राम घी रोज़ खाना है। एटलीस्ट 2 चम्मच घी से डरे नहीं। ज़रूर पिएँ दिन में, चाहे कच्चा पिएँ, चाहे खाने के साथ पिएँ। कोशिश करके तवे वाला कुक करके ना खाएँ। कच्चा खाएँ, रोटी पे खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, बहुत फ़ायदा होगा। इतने सारे विटामिन्स आपको एब्ज़ॉर्ब होंगे उसके बाद, जब आप घी खाना शुरू कर देंगे। मैं इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक केयरटेकर थे हमारे, कोई गाँव से आए थे। तो पूरी फैमिली थी, उनका एक 10-1 साल का बेटा था और बिल्कुल सूखा हुआ और इतना हेल्दी, जिसको कहते हैं स्टैमिना से भरा हुआ, पूरा माली का काम और ये सब वो करते थे। तो एक दिन मैं ऐसे घूमते हुए उनके घर पहुँची तो 4-5 रोटी मोटे वाली चूल्हे की और उस पे घी टपक रहा था, वो खा रहा था छाछ के साथ, ठीक है? तो मुझे हैरानी हुई कि मैंने सोचा इतना हम खाएँगे तो फूल जाएँगे, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। 5 रोटी खा के छाछ के साथ और काम कर रहा था पूरा। और फिर मैं उसको 1 साल के बाद उसको देखा बच्चे को, तो वो फूला हुआ। तो मैंने कहा बस तेरी तो रोटी तेरे को लग गई। बोलता है, उसकी मम्मी ने बोला नहीं, रोटी नहीं, शहर में आके अभी बर्गर खाने लग गया और फूल गया, बर्गर जैसा हो गया। तो देखिए जो बच्चा दिन में 4-4, 8, 12 रोटी खा रहा है वो घी के साथ और बिल्कुल फर्स्ट क्लास फिट, और जैसे ही उसने एक बर्गर के साथ एक मील को कॉम्पेंसेट किया और फूल गया। अब कितना नुकसान है आप देखिए बर्गर और रोटी में फ़र्क। तो गेहूँ से ना डरें, घी से ना डरें। कितना खाना है वो आपको पता होना चाहिए। आपकी एक्टिविटी लेवल, आपका ऐज, आपकी हाइट, आपका वेट, वो सब मैटर करता है, राइट? तो भावना जी, मुझे लगता है सबके मन में ये सवाल होगा ही ज़रूर, क्या कोई पूछेंगे भी मेरे कहने के बाद ही, कि हमने सुना है कि गेहूँ में ग्लूटेन होता है। हुँ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि हर कोई नहीं पचा पाता, और जो नहीं पचा पाता दैट इज़ अ डिज़ीज़, दैट इज़ कॉल्ड सीलियक डिज़ीज़। राइट। उनको नहीं खाना चाहिए ग्लूटेन। उनके लिए बहुत सारी वैरायटी अब मार्केट में आ गई है जो कि ट्रेंडिंग है, सो कॉल्ड ट्रेंडिंग है ग्लूटेन फ्री खाना, जो कि हम भी अपना लेते हैं, जो कि ग्लूटेन को पचा पा रहे हैं। हम ग्लूटेन फ्री खाना चाह रहे हैं। तो वेट जैसे कम हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, खाइए, इट इज़ गुड। लेकिन रूटीन में उसको अपनाएँ ना, कि तीनों की तीनों मील्स आपकी ग्लूटेन फ्री हो रही हैं, ठीक है? तो ग्लूटेन फ्री इज़ गुड, लेकिन हमेशा उसको तीनों मील्स में ना डाल के एक आध मील में आप खा सकते हैं। जिनको सीलियक डिज़ीज़ है, वो ज़रूर ग्लूटेन फ्री खाइए। और क्या गेहूँ में ही सिर्फ ग्लूटेन होता है, या ज्वार या इस तरह के जो बाजरा, मक्की ये खाए जाते हैं, या मिस्सी रोटी जिसे हम मिस्सी रोटी, कहते हैं? यस, यस, यस। ओट्स है, मिस्सी रोटी है, इनमें ग्लूटेन नहीं होता, लेकिन क्वांटिटी, अगेन वही आता है बार-बार, क्वांटिटी पे ज़रूर ध्यान डालें। जैसे आप जौ का आटा लेते हैं, जौ का आटा लीजिए, थोड़ा-सा उसमें होल व्हीट का मिला लें, आटे गेहूँ का मिला लें। तो इस तरह प्योर चीज़ मत खाएँ, क्योंकि बहुत हार्ड होती है स्टमक पे, पचती नहीं। या तो उनको 2 चम्मच घी के साथ खाएँ, नहीं तो थोड़ा-सा उसमें आटा मिला के खाएँ। ओके। और आजकल जो गेहूँ छोड़ने का रिवाज है, बेसिकली वो सिंथेटिक गेहूँ आने लगी है आजकल। पहले क्या था, अपने ही खेत की गेहूँ बंदा खुद उगा रहा है, उसको पता है उसने क्या डाला है, फर्टिलाइज़र्स क्या हैं। आजकल सिंथेटिक, मोर ऑफ सिंथेटिक गेहूँ, राइट? यस, ये 1950 के बाद हमारे पूरी दुनिया में ही गेहूं नेचुरल बचा नहीं है। हुँ। ये जिसे हम जेनेटिकली म्यूटेटेड कहते हैं, इस तरह का ही गेहूं फिलहाल आ रहे हैं अभी। सच देखा जाए तो जिसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं ना, वो सिर्फ पेस्टिसाइड फ्री हो सकता है। हाँ, लेकिन एक उपलब्धि भी है इसमें। वो उपलब्धि हमारे पंजाब, हरियाणा ऐसे प्रांत की है। डॉक्टर मुनिका गर्ग, जो कि मोहाली यूनिवर्सिटी से है, उन्होंने एक नया गेहूं इजाद किया है। आपके लिए नया नहीं है, दुनिया के लिए नया है, जिसे हम ब्लैक व्हीट कहते हैं। और ये ब्लैक व्हीट जो है, ये ग्लूटेन फ्री वैरायटी उन्होंने डेवलप की है, जिसे अभी तो सैंपल के तौर पे किसानों को देकर उगाने की, सीड्स को मल्टीप्लाई करने की प्रोसेस शुरू है। तो ये एक और अच्छी बात हमारे फायदे में हुई है कि दिस इज आवर बेनिफिट, कि पंजाब हरियाणा में इस तरह का
ग्लूटेन फ्री गेहूं का इजाद हुआ है जो कि दुनिया को न्यूट्रिशन दे सकता है। तो अभी हाइब्रिड गेहूं है या जो भी है, अगर हम लिमिटेड रखें तो मुझे लगता है भावना जी ये इतना ज्यादा नुकसानदायक तो नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, उसमें मुझे लगता है जो थोड़ा सा मेडिकली अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँ तो बासी रोटी खाना अच्छा होता है, आपने सुना होगा? बिल्कुल सही बात है। एक यूरोप में लंदन और उधर के साइड में वेस्टर्न कंट्रीज वो लोग सावर ब्रेड नाम से एक ब्रेड खाते हैं। सावर ब्रेड नाम से एक ब्रेड बनता है वहां पे, जो आप सब जानते हैं कि जो ब्रेड खाते हैं, हम रोटी खाते हैं वैसे वो ब्रेड्स खाते हैं। उस ब्रेड में फुलाने के लिए, खमीर उठाने के लिए जो यीस्ट डाला जाता है वो नेचुरल नहीं होता है, ये बात आप जानते हैं। हम लोग सोडा डालते हैं या यीस्ट डालते हैं केक्स या जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं उसके लिए, उसकी वजह से वो जो ग्लूटेन है ना वो जैसा का वैसा रहता है, काफी मात्रा में ग्लूटेन इस आटे में भरा रहता है। लेकिन सावर ब्रेड क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि जो आटा हमने मान लीजिए गर्मी में 2-3 दिन रख दिया, उसमें नेचुरली जो एक तार सी उठने लगती है वो नेचुरल यीस्ट है। उसी को यूज करके आगे का यीस्ट का यूज करके हम लोग जो आटा बनाते हैं, थोड़ा सा खटास उसमें आती है, उसे सावर ब्रेड कहते हैं। वो जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, अंदर कभी कभी बाहर बुरा होता है, बट बाहर फर्मेंट करके फूड खाना थोड़ा सा बूस्ट करता है हमारे डाइजेशन को। तो इसलिए बासी रोटी जो उसमें ग्लूटेन की मात्रा कम कर देता है, बहुत ज्यादा ग्लूटेन को सावर ब्रेड मतलब हमारा ओरिजिनल जो फर्मेंटेशन है वो कम कर देता है। तो इस तरह से ये एक और सॉल्यूशन भी हो सकता है, स्पेशली डायबिटीज और बीपी वाले जो पेशेंट्स है उनके लिए एक वरदान माना गया है कि बासी रोटी खाए, बहुत ज्यादा बासी नहीं हो, आटा बासी हो, या रात की रोटी बनाई हुई है सुबह खा ली, सुबह की बनाई हुई रात को खा ली, इस तरह से। जी भावना जी। यस, I have a question. या प्लीज। आपने कहा कि दूध नहीं लेना चाहिए, राइट? बट यू आर प्रमोटिंग, मम्मी ने जैसे बताया कि छाछ भी है और घी के साथ वो ले रहे थे। Where does that connect? यस यस, आई वुड लाइक टू टेक दैट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाइटिस मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड कम, थोड़ा सा मैं मेडिकली ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। आजकल हम सब जानते हैं जो दूध हमारे घरों में आता है वो एक तो घर का नहीं होता है, बाहर से कहीं से आता है। फर्स्ट थिंग, अगर हम पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं तो भी, अगर घर का भी दूध है तो भी अगर हम कंपेयर करें, जब हरियाणा पंजाब के लोग 2-2, 3-3 किलो दूध पी जाते थे, बड़ी आसानी से हट्टे कट्टे रहते थे, ऐसा आज नहीं है। उसका कारण ये है कि उस समय की जो सारी फिजिकल एक्टिविटीज थी, जिस तरह के काम हुआ करते थे, लोगों को लड़ाइयाँ करनी होती थी, खेती बाड़ी करनी होती थी, घर के लेडीज के लिए भी चूल्हे पे खाना बनाना है, कहीं चीजें यहाँ रखी है वहां उठा के लानी है, कुएं से पानी निकालना है या दूर से कहीं से ले आना है, गाय डंगरों का सबका करना है। ये सब काम करते करते जितनी एनर्जी कंज्यूम होती थी ना, उसमें वो दूध पचाने की ताकत थी। अब थोड़ा सा मेडिकली अगर मैं बात करूं तो जो बाहर से दूध आता है उसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा होती है जो कि बीमारियों का कारण है। दूसरा ये कि जो गाय भैंसे हैं उनसे ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए मिल्क का उन्हें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। डू यू नो ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो कि दूध की मात्रा बढ़ाता है, लेकिन जब ये दूध की मात्रा बढ़ाता है तो उनकी पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खराब कर देता है। एक तो वो जो इन्फेक्टेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जहां से दूध आ रहा है वो हमारे घर में आ रहा है, हम पी रहे हैं। दूसरा, ऑक्सीटोसिन के अलावा इतने ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स है। आप जानते हैं दूध कब आता है? सिंपल सा सवाल है, दूध कब आता है? गाय भैंस या हमारी माएं, दूध कब आता है? जब बच्चा होता है। बच्चे की जरूरत होती है ग्रोथ करना। अब बच्चे की ग्रोथ के लिए किसी भी माँ को दूध आता है, वो उसे अपने बच्चे के लिए आता है। गाय को गाय के बच्चे के लिए आता है, भैंस को भैंस के बच्चे के लिए आता है। हमने जो पिया है हमारी माँ का पिया है। तो हमारी जितनी जरूरत थी नेचर ने उतना दूध क्रिएट करके रखा था। अब जब हम दूसरे के मुंह का निवाला छीन छीन के ले रहे हैं ना, तो उसकी जरूरत अलग है, हमारी जरूरत अलग है। आपका जो सवाल था कि हाउ डज इट कनेक्ट,
अब मैं वहां आ रही हूँ। अगेन द फर्मेंटेशन प्रोसेस, थोड़ा सा उससे पहले ये है कि आपने देखा है एक छोटा सा गाय या भैंस या घोड़े का बछड़ा 1 दिन से लेकर 6 महीने तक अगर आप उसकी ग्रोथ देखें तो आप जान सकते हैं 6 महीने में बछड़ा पूरी तरह से एक वो जो पशु होता है उतना दिखाई देने लगता है लगभग। बस हम उसे बछड़ा कहते हैं। हमारा बच्चा 1 महीने से लेकर 6 महीने तक कितना प्रोग्रेस करता है? उसकी हड्डियां इतनी ज्यादा ग्रोथ की उन्हें जरूरत नहीं होती है, ठीक से बैठना ही शुरू हुआ होता है, अभी तो पैर चलने के लिए उठाए भी नहीं होते हैं। तो वो दूध अगर हम अपने बच्चों को दे रहे हैं तो आप जानते हैं इतने ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स की जरूरत नहीं होने की वजह से हार्मोन्स अपना काम नहीं छोड़ेंगे और जगह जहाँ जरूरत नहीं है वहां पर वो ग्रोथ करेंगे। आप बताएंगे कहाँ कहाँ ग्रोथ करेगा वो ग्रोथ हार्मोन? कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, एक्सेस ट्यूमर्स बढ़ाएगा, सिस्ट बढ़ाएगा, पथरियां बढ़ाएगा, लाइपोमास बढ़ाएगा। एवरी डिसीज इज कनेक्टेड विथ एक्स्ट्रा ग्रोथ। सेल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, उसे रोकना है तो हमें दूध रोकना पड़ेगा। बट ये थोड़ी सी सहूलियत के लिए है जी कि आपको छाछ या दही के लिए ना नहीं बोला गया है, बस लिमिट करने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो उसमें बैक्टीरिया लगता है, हम जैसे कहते हैं जामुन लगाना, जब वो लग जाता है तब ये ऑक्सीटोसिन जो बना हुआ है उसमें जो एक्सेस गया हुआ है उसे वो कुछ हद तक बैक्टीरिया खा के खत्म करता है, लगभग 50% सेफ हो गया। इसलिए हम तो कहते हैं कि सारा ही छोड़ दो डेयरी प्रोडक्ट, बट फिर भी नहीं छोड़ सकते हैं तो ताज़ा दही, ताज़ा लस्सी, ये पनीर, प्रोटीन्स। अब यहाँ लोगों का नॉनवेज का रिवाज नहीं है, ठीक भी है, तो वो लोग पनीर, दालें ये ले तो उनकी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट कुछ हद तक पूरी हो सकती है, प्रोबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। इसलिए थोड़ी मात्रा में रोज पनीर की सब्जी नहीं बनेगी, इस तरह से आप ले सकते हैं। होप आई एम क्लियर? थैंक यू। Yes. हम जैसे महाराष्ट्र में कहा जाता है कि सरसों का तेल हाँ जी, चल नहीं रहा। सरसों का तेल गर्म होता है ऐसा महाराष्ट्र में मानते हैं, यहाँ मानते हैं कि सरसों का तेल ठंडा होता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे मूंगफली का तेल चलता है, यहाँ पे मूंगफली को गर्म मानते हैं। तो ये जो प्रदेश वाइज जो डिफरेंशिएट होता है, यहाँ राइस का प्रचलन कम है, राइस नहीं खाते लोग। तो वो कैसा, क्या वो मतलब क्या वेदर कंडीशंस में कैसे फूड का एग्जैक्टली ये होना आपने ही चाहिए? जवाब दे दिया सर। बेसिकली हर प्रांत, हर प्रदेश के अनुसार वहाँ जो उपज होती है वो उसी के अनुसार हमारे शरीर की रचना भी एडजस्ट होती है ना, एक्लिमेटाइज होना जिसे हम कहते हैं। अब बात ये है कि हम लोग हो गए हैं माइग्रेट, सारी दुनिया छोटी हो गई है। हम उत्तर प्रदेश के दक्षिण में आ गए, दक्षिण के उत्तर में आ गए हैं, यहाँ से कनाडा, लंदन, जर्मनी पहुंच गए, वो लोग भी यहाँ आ गए हैं, अफ्रीकन हमारे यहाँ आने जाने लगे हैं, हम लोग जाते रहे, सारा कुछ मिक्सिंग हो गया है। लेकिन फिर भी जो बड़े बुजुर्गों ने बताया है उस प्रदेश की खासियत, उस प्रदेश का स्टेपल फूड वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। सरसों और मूंगफली का उदाहरण अगर लिया जाए तो यहाँ की वेदर कंडीशंस के अनुसार सबसे अच्छा ऑयल अगर कोई यूज करने वाला है तो यहाँ का स्टेपल अपना सरसों का तेल वो सबसे अच्छा होगा। यहाँ अगर हम मूंगफली का तेल रोज खा रहे हैं महाराष्ट्र की तरह तो ये गलत है। महाराष्ट्र में सरसों का रोज अगर तेल खाया जाएगा तो वो सूटेबल नहीं है, बॉडी को एक्लिमेटाइज होने में टाइम लगता है। खैर अब तो मात्रा ही बहुत कम हो गई है, कुछ लोग कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स खाओ, कभी ये खाओ कभी वो खाओ, जैसे भी है आपको सूट करता है, बट मात्रा अगर हम इस चीज की कम रखें तो ही इसका फायदा है। मैं कल ही सुन रही थी भावना जी से, मुझे लगता है वो भी आपसे शेयर करेंगे, जिस तरह एरिया वाइज फूड बदलता है और हमें उसे फॉलो करना चाहिए, वैसे ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी है। नवंबर दिसंबर में मैंगो, वाटरमेलन हम खा रहे हैं क्योंकि हम बहुत अमीर हैं, राइट। हमारे अंदर फीलिंग आती है हम बहुत अमीर हैं, देखो हम आम खा रहे हैं दिसंबर में। लेकिन क्या आपको मालूम है उसमें न्यूट्रिशन कितना है, वो कहाँ से आया है? आम शिप हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? आपके पास तो नहीं हो रहा दिसंबर में आम, जहाँ आप रह रहे हैं उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू खत्म हो रही है।
और फिर वो नुकसान भी कर रहा है, क्योंकि नेचर ने जो आपको जहाँ आप रह रहे हो ना, उसके हिसाब से ही वो फ्रूट दे रहा है आपको। वही खाना है, ईट लोकल, ईट सीज़नल, ठीक है ना? तो ऑफ सीज़न फ्रूट्स अवॉइड करें उतना अच्छा है। वंस इन अ व्हाइल पार्टी में गए, एक आध मैंगो खा लिया, लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है, फ्रिज में भरे रहते हैं उनके, क्योंकि बहुत अमीर हैं हम लोग। हम ₹200 का एक आम खाएँगे, ₹400 फैशन। का एक वाटरमेलन खाएँगे, तो ये आप अपनी बॉडी को पुअर कर रहे हैं एक तरह से। आप रिच हैं, अच्छा है, बट बॉडी को क्यों पुअर कर रहे हैं आप लोग ये सब खा के, राइट? एग्रीड, एग्रीड। बिल्कुल भावना जी। Just eat the other side now. तो वहीं से आप ये हाँ जी, हाँ जी। जब आपने जैसे सुबह हम सो के उठते हैं, बेड टी से आपने शुरू किया था, वहीं से आप पिकअप करेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा मेरे ख्याल अच्छा, से। मतलब क्या लेना चाहिए? वो मैं आपको हाँ जी। बताऊँगी। हाँ वो जी, डाइट प्लान आप कहना चाह रहे हैं सर? हाँ, हाँ, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। डाइट प्लान आपको पूरा देंगे सर बाद में। हाँ, हाँ। अच्छा, मतलब वो सीक्वेंस में। हाँ, एक बार सीक्वेंस रिपीट कर देंगे, लेकिन आपको डाइट प्लान के बारे में भी हेल्प की जाएगी। मुझे लगता है आप सबने अपने व्हाट्सएप नंबर, ईमेल कुछ ना कुछ दिया होगा, हाँ जी, हाँ जी, उस पे हम ज़रूर शेयर करेंगे। बट साथ ही अभी भी होगा ये सब। थैंक यू मैम। जी, जी सर। उसके बाद आती है बात नमक की, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं मालूम किस तरह का नमक हमें खाना चाहिए। आपके हिसाब आप कौन-सा नमक यूज़ करते हैं घर में? just look at and give us a telephone. सेंधा नमक। आपको मालूम है उसमें क्या है? नहीं। That's it. नेचुरल है, लेकिन है क्या? हमें क्या चाहिए नमक से? आयोडीन एंड सोडियम। सोडियम भी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए, राइट? तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है सेंधा नमक सारा टाइम खाना। देखो, जो सूरज में आयोडीन जो है ना, सिर्फ सन में काम करता है, जब सन नहीं हो तो पॉइज़न बनाता है वो। ये बात आप मान के चलिए, आयोडीन जो है सन में ही बनेगा। जैसे डिनर जो आपका रहता है, कोशिश करिए सेंधा नमक खाने की, उसमें आयोडीन नहीं होता। आयोडीन काम करेगा ब्रेकफ़ास्ट एंड लंच में, रात को वो पॉइज़न बनाएगा। अगर आप टाटा सॉल्ट खा रहे हैं, तो रात को सेंधा खाइए। व्रत में कई लोगों को वहम होता है कि केमिकल है, तो वो खाइए, एक आध बार में कुछ नहीं होता, लेकिन रूटीन में कोशिश करिए आयोडीन एंड सोडियम का मिक्सचर रखें। वो नहीं तो जिनको थायराइड नहीं भी है ना, उनको भी हो जाएगा। आयोडीन चाहिए होता है थायराइड के लिए, तो वो भी हो जाएगा। तो कोशिश करिए, सॉल्ट की पूरी जानकारी आप मुझसे ले लीजिए, इस सेशन के बाद मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? एक और मैंने जो कॉमन चीज़ गलत देखी वो है फ्रूट्स एंड सैलेड्स की टाइमिंग क्या होनी चाहिए हमारी। आप लोग खाते हैं सैलेड? रोज़ फ्रूट एंड सैलेड एंड नट्स। नट्स से तो डरते होंगे, मोटे हो जाएँगे, राइट? नहीं खाते? खाते। खाते हैं। कब खाते? कब खाते? मॉर्निंग में। मॉर्निंग में तो ठीक है, एक फ्रूट मैंने कहा है, सैलेड है। कोशिश करिए सैलेड को खाने के साथ ना मिलाएँ, बिफोर फूड। उसको स्नैक की तरह लें, एक सेपरेट चीज़ है ये, इसको स्नैक की तरह खाएँ, खाने के साथ नहीं मिलाएँ। वजह, बहुत बड़ी वजह है। हाँ जी, वही मैं कह रही हूँ, हर खाने का डाइजेशन का जो टाइम है, सबका अलग है। सैलेड का अलग है, फ्रूट का अलग है। कई लोग मीठे के नाम पे आम को खाने के बाद खा लेते हैं। एक फाड़ी आम खा ली, खाना खा लिया। क्या हो रहा है उससे? खाना को फर्मेंट हो रहा है खाना आपका। फ्रूट को अगर ऊपर से खा लेंगे आप मीठे के नाम पे, तो खाने को जो पचाने की जो आग है, उसको शांत कर रहे हैं, राइट? उससे खाना फर्मेंट हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है? खाना सड़ रहा है, तो जो न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्ब होना चाहिए, वो हो ही नहीं रहा ना। खाली पेट मैंगो नहीं खाना चाहिए। मैंने 3 फ्रूट बोले हैं। बनाना फॉर इंडियन तीन। कंडीशन, मैंगो एंड बनाना डालना चाहिए खाली पेट, बाकी सारे fruits सिट्रस, बेसिकली सिट्रस नहीं खाना चाहिए खाली पेट, राइट? और जब फर्मेंट होता है, खाना सड़ता है अंदर ना, तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है, अफारा। पेट में अफारा आया है, उसके लिए आप क्या करेंगे? सौंफ खा रहे हैं, चूरन खा रहे हैं, इनो पी रहे हैं, बट रूट कॉज क्या है? रूट कॉज गलत कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है। और जब फर्मेंटेशन हो जाता है ना, तो सबसे पहली चीज़ आती है अफारा, और फिर आता है हेयर फॉल।
अफारे की तरफ तो कोई इतना ध्यान नहीं देगा, ध्यान हेयर नहीं- फॉल की तरफ ध्यान देंगे। हाँ, हेयर फॉल के लिए शैम्पू ला रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कौन-कौन से टैबलेट्स खा रहे हैं, लेकिन रूट कॉज़ क्या है? कभी देखो स्किन सब कुछ मैं तो बहुत मतलब स्किन डिसीज स्किन डिजीज़ यस, हेयर फॉल के बाद स्किन डिजीज़। बेस हमारा यहाँ बना रहे हैं हम, और खाना हम दवाइयाँ ऊपर की कहीं-कहीं से कहीं कुछ भी हेयर फॉल की दवाई खा रहे हैं, लेकिन बेस ये पेट को खराब कर रहे हैं आप, विद रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस। तो खाने में क्या खाना है, क्या कॉम्बिनेशन खाना है, कितना खाना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मेरे पास एक सवाल है। आप में से किसे लगता है कि कोलेस्ट्रॉल बुरा होता है? कृपया हाथ उठाएं। कोलेस्ट्रॉल बुरा होता है। कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज है कि जो बॉडी में तकलीफें करता है। One, two, three, up to four. one limit cholesterol is okay, हाँ but जी। bad cholesterol, good cholesterol, there are categories. हम्म। तो हमारे जो फूड हैबिट से ही जनरेट होता है बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड जी। कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है हमारे शरीर को, एक रेगुलर जरूरत है। और जो बैड होता है वो उसकी जरूरत है। नहीं, बैड कोलेस्ट्रॉल शुड आल्सो बी विद इन द लिमिट। वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो दोनों कंपल्सन है, मैं आपको एक एकदम रेशियो रहता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, उसी की हम लोग अभी बात करेंगे। मुझे लगता है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, आपने सुना है कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज, थायराइड, फिर आगे आने वाले इन्फ्लेमेटरी डिसीज, किडनी डिसफंक्शन, ये सारा इंटरकनेक्टेड है ना। और इन सब में जिन्हें भी ये दिक्कत आई है, सबसे पहले एक मेडिसिन तो कंपलसरी कर दी जाती है। जी बीपी की गोली एक खा रहे हैं, सुबह ज्यादा नहीं खा रहे, एक खा रहे हैं, और खून पतला करने की कोस्प्रिन एस्प्रिन या जो भी है वो खा रहे हैं। ये मुझे लगता है हर किसी के पास घर में इनके पत्ते के पत्ते पड़े हैं। और एक और कौन सी होती है, सुबह खाली पेट लेने वाली, एंटासिड। ये एंटासिड। मतलब यहाँ की टर्मिनोलॉजी में मैं बोल रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है उस तरह से बोलना। ये कंपल्सरीली मिलते हैं। और क्या आप जानते हैं, ये तीन चीजें खास करके, और चौथी भी उसमें ऐड कर दूं, मेटफॉर्मिन। डायबिटीज के लिए सारी दुनिया में मेटफॉर्मिन के अलावा कुछ नहीं है। नाम बदल बदल के दे रहे हैं, सॉल्ट मेटफॉर्मिन ही है, जो कि थोड़ा सा शुगर का डाउट हुआ नहीं कि लगा दिया जाता है। ठीक है, डॉक्टर्स की गलती नहीं है, पैथी की भी गलती नहीं है, गलती हमारी टेंडेंसी की है कि हमें लगता है अरे कुछ बिगड़ गया है, ले लो मेडिसिन। बच्चा बीमार हो गया है, दे दो मेडिसिन। थोड़ा सा जुकाम हुआ, सर्दी हुई, बुखार आया, दे दो मेडिसिन। ये बचपन से हमारे दिमाग में भर गया है। थोड़ा एडवांस में अगर आपको इसके बारे में बताऊं, तो आप जानते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट्स कितने लोग लेते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, मुझे लगता है लगभग सारे घरों में कैल्शियम दिया जाता है एक पर्टिकुलर एज के बाद। क्या आप ये बात मानेंगे कि जब से कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देने लगे हैं ना, मतलब दुनिया भर में जब से कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देने की फैशन बढ़ी है, तब से इनफर्टिलिटी बढ़ी है। इनफर्टिलिटी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है। कितने सारे आईवीएफ सेंटर्स खुल गए हैं, कितने लोगों को लो आई मीन टू से वाइटल्स हो गए हैं, हर ऑर्गन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। बेसिक चीजें हैं, ओवरडोज ऑफ मेडिसिन। बात कोलेस्ट्रॉल की चल रही थी तो मैं उसे पे वापस आ रही हूँ। सबसे ज्यादा दुनिया का कोलेस्ट्रॉल किस चीज में होता है आप जानते हैं? nuts. हाँ, बेसिकली मिल्क में होता है। मिल्क में मेजर कंटेंट ही कोलेस्ट्रम नाम का होता है। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है पता है आपको? ग्रोथ कराना ना, बॉन्डिंग करना। अब एक सॉल्ट, भावना जी ने जैसा कहा कि हम लोग किस तरह का सॉल्ट खाते हैं, उससे भी ये बात मिलती जुलती है। हम सॉल्ट खाते हैं, कभी मान लीजिए टेबल सॉल्ट के तौर पे हम पैकेट्स ले आते हैं, बढ़िया दिखते हैं, डाइनिंग टेबल पे रखे हैं, दावतों में गए हैं तो वहां पर सॉल्ट ले लिया, छिड़क छिड़क के खा रहे हैं। ये अंदर जाके हमारे फूड पाइप को और आर्टरीज को बारीक बारीक क्रैक्स में कट करता जाता है। ये जो छोटी छोटी कैपिलरीज है, ये जब पंक्चर या कट होती है, इसमें से थोड़ा थोड़ा ब्लड ओजिंग होता रहता है, थोड़ा थोड़ा, जो कि नजर नहीं आता है किसी टेस्ट में, इमेजिंग में कहीं नजर नहीं आता है। अल्सर डेवलप करता है मैडम। अल्सर्स डेवलप करता है, क्रैक्स डेवलप करता है, बेसिकली खून रिसना शुरू होता है, ओजिंग थोड़ा थोड़ा। अब इसे रोकने के लिए हमारी बॉडी में एक बहुत अच्छा फ्रेंडली मटेरियल है, उसका नाम कोलेस्ट्रॉल है। वो उस जगह दौड़ता हुआ जाता है और उसकी बॉन्डिंग करता जाता है कि अरे खून आ रहा है, बंद करो, क्लॉटिंग करो, बंद करो। ऐसे वो हर जगह करता जाता है। उस आर्टरी में जहां बार बार हो रहा है ये,
जा जाके ये अपना बेचारा काम करता रहता है, बैठ गए हम जिसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, ये जा जाके खून रोकता रहता है, और ऐसा बार बार होने से वहां के ऊपर लेयर्स चढ़ने लगती है। जब ये लेयर पे लेयर बनती जाती है तब वो जो आर्टरी है उसका नैरोइंग होने लगता है। अब आपको ये फिनोमेना बहुत अच्छे से पता है, गार्डन में पानी दे रहे होते हैं, जो पाइप लगा है नल की टूटी के साथ में, उसमें आधा पाइप आप अगर बंद कर दे पाइप का मुंह, तो पानी का फोर्स बढ़ेगा या कम होगा? प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ धार गिर रही है उससे ज्यादा आगे जाएगी। बस इसी तरह हमारी आर्टरी में भी होता है। हार्ट में जहाँ ब्लड का ड्रॉप पड़ना है वो आर्टरी नैरो होने की वजह से ज्यादा फोर्स से, ज्यादा प्रेशर से जाता है, उसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर हो गया। तो अब आपको जो फिनोमेना सुनने को मिला है, ये पूरा वाकया, पिक्चर, इसमें से आपको क्या लगा कि इसका कल्प्रिट कौन है, दोषी कौन है? कोलेस्ट्रॉल, सॉल्ट, कटिंग, या हमारा लाइफस्टाइल की होने वाला एक गलती। मैम पहले सी सॉल्ट लेते थे सभी। हाँ जी, हाँ तो जी। व्हाट अबाउट दैट, योर व्यू? आई प्रेफर सी सॉल्ट। मैं रिकमेंड करती हूँ सी सॉल्ट लेना। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सी सॉल्ट वाटर सोल्यूबल है, उसमें सैंड की मात्रा कम है, जबकि हिमालयन रॉक सॉल्ट हम जिसे कहते हैं, या पिंक सेंधा नमक जिसे कहते हैं, वो रॉक सॉल्ट है, उसमें भी मोर देन 70 से ज्यादा मिनरल्स जो हमारी बॉडी को जरूरी है वो है, मैग्नीशियम भी है। बट सी सॉल्ट में जितने 6 टाइप्स ऑफ मैग्नीशियम जो हमारे वाइटल्स को सही रखने के लिए, थायराइड्स के, हार्मोनल बैलेंस के, हम सही रखने के लिए जरूरी है, वो सारे सी सॉल्ट में अवेलेबल है। जितनी मात्रा में चाहिए उतना आयोडीन भी है, लेकिन वो क्योंकि धूप के संपर्क में आने से खत्म हो जाता है। तो कुछ सालों पहले जब घुइंगा, गॉइटर नाम का रोग इंडिया में बढ़ गया था, तब आयोडाइज्ड नमक की फैशन आई। आयोडाइज तो ठीक है, आजकल तो कोई आयोडीन पड़ता नहीं है किसी नमक में। डायरेक्ट सैंड, सोडियम को लेकर उसमें क्लोराइड डाल के ब्लीच किया जाता है। मतलब जो हम आज नमक खा रहे हैं ना, वो भी नमक नहीं है, रेत खा रहे, कांच के टुकड़े खा रहे हैं जिसे ब्लीच किया गया है। हमें वो अवॉइड करना पड़ेगा। सेंधा नमक फिर भी ठीक ठाक है। साथ ही साथ मुझे लगता है भावना जी, हमें सबको समुद्री नमक की तरफ अब ज्यादा जो आइसक्रीम में, रेकमेंड करना चाहिए। आइसक्रीम के, हाँ जी, जो कुल्फी वाले मोटे मटके वाला। में वो डालते सी हैं। सॉल्ट का होता है ना, नेचुरल सॉल्ट, वो नेचुरल वो बने हुए होते हैं। बिल्कुल सर, तो वो हाँ, ब्लीच भी नहीं हुआ होता, नेचुरल फॉर्म में होता है वो बिल्कुल। नेचुरल फॉर्म में। हार्वेस्टेड नेचुरल है। आप घर पे लाके उसे पीस के रख उसको लीजिए, पीस के नहीं, इवन जो बोलते हैं एट द टाइम पीसना चाहिए, कूट खाने के। के टाइम पे हाँ कूट जी, के, बिल्कुल राइट। बिल्कुल यू आर राइट, कूट के उसको, और तब यूज करना चाहिए। इट इज बिल्कुल। इन बेस्ट फॉर्म। और वो सबसे अच्छा मॉइस्ट रिटेनर होता है। आप में से कई लोग होंगे जो कि पानी तो भरपूर पीते हैं बट फिर भी पैर फूल रहे हैं। किडनी में लोग मतलब डॉक्टर बार बार बोल रहे हैं कि किडनी में वाटर रिटेंशन हो रहा है, जहाँ होना चाहिए वहाँ पानी नहीं है, स्किन की लेयर के नीचे पानी जमा है। ऐसे दबाएंगे ना तो वहाँ पे खड्डा सा पड़ जाएगा, वो वाटर रिटेंशन है। इतना पानी के पीने के बाद भी बॉडी में पानी क्यों नहीं रह रहा है? व्हाई वी आर नॉट रीहाइड्रेटिंग? सिंपल रीजन पता है क्या है? बॉडी के जो सेल्स है उसमें पानी नहीं जा रहा है, जहाँ जाना चाहिए पी रहे हैं, निकल रहा है। कैल्टिक सॉल्ट, कैल्टिक सॉल्ट, दैट इज द सेम, बट वो सेल्स में पानी एब्सॉर्ब करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत है। मैग्नीशियम अलग से ले नहीं सकते क्योंकि उसकी मात्रा बहुत कम लगती है। तो ये समुद्री नमक जैसे आप कह रहे हैं सर, उससे ये मैग्नीशियम हमें बहुत सही मात्रा में मिलेगा, ब्लड को रेगुलेट करता है, रेगुलेट इसका करेगा, जो सेल्स में पहुंचाता है, ड्यू टू एग्जैक्टली पेनिट्रेट करेगा सेल्स के पेनिट्रेट अंदर। करेगा ड्यू टू थ्रू अदर ऑर्गन्स। Yes. जो ऑर्गन्स हैं हमारे सारे, उनसे एक्टिवेट करके राइट। बिल्कुल सही सेल्स बात में है सर। पहुंचाता है। यस, अप्रिशिएटेड रियली। तभी तो जी। हेल्दी थे पहले। तभी हेल्दी थे ना सर। डॉक्टर ने नहीं बंद किया, वो मार्केटिंग ने बंद किया, हमारी सोच ने वो बिल्कुल किया। बिल्कुल। कोई बात नहीं सर, ये टाटा आया है, कितनी हाँ, मार्केटिंग हो वो रही है। मार्केटिंग में सब कुछ, घी भी बिल- बंद किया मार्केटिंग बिल्कुल। से, अब आप रिफाइंड ऑयल आया। सोशल मीडिया ने कितना काम खराब किया हुआ। ये वो है ना, जागो ग्राहक जागो, कि हाँ। अपनी अकल लगाओ। बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, प्रोटीन एक्स, क्या है ये सब? कुछ भी नहीं है। इनसे पहले कसार बनाते थे, एक हमारे लोकल बिल्कुल, लैंग्वेज में बिल- बोलते थे, हाँ। शक्कर और गेहूं का वो बना के आटे से, बिल्कुल मोटे आटे से, तो वो बीट के बनाते थे उसको, राइट। वो मिक्स एक रिटेंशन फूड होता था, बहुत अच्छा होता था। और बिल्कुल। घर अभी का लोगों सत्तू, मार्केटिंग घर में का देखो, सत्तू जो हाँ, भूल ही गए हम सत्तू। लोग, भूल ही गए हैं सत्तू को। भूल ही गए।
राइट? बट कितनी अच्छी बात है भावना जी कि आज इस तरह के डिस्कशन में से मान के चलिए यहाँ जितने लोग हैं उतने ही लोगों को पता चली है ये सारी बातें या रिकॉल हुई है, हमने पाठ किया है, मान के चलते हैं इस बात का। मैं तो बस इतना कहूँगी, जागो ग्राहक जागो, अपनी अकल लगाओ। और मैं ये भी मानती हूँ, देखो प्रैक्टिकल अगर हमने रहना है, पैकेटेड फूड के बगैर हम नहीं रह पाते। मैं ये नहीं कहूँगी सब कुछ लूज़ खाओ, पैकेट है लेकिन लेबल को रीड करना आपको आना चाहिए, इसमें क्या-क्या है। अब जैसे शुगर फ्री हम पढ़ के और बिस्किट ले आते हैं, शुगर फ्री, बड़ा हेल्दी है, शुगर नहीं है। बाकी क्या है? मैदा ट्रांस फैट, बटर इतना भरा होता है उनमें, मैदा है उसमें, एमएसजी है, टेस्ट एनहांसर्स है, शुगर नहीं है बस। मैम 3 चीज़ सबसे डेंजरस हैं, सॉल्ट सॉल्ट, शुगर और मैदा। मैं ये सुनो, उसमें ऐसा है लिमिट सब ये विद इन द लिमिट होना चाहिए। नहीं सर, विद ऐसा है ना, मैं बताती हूँ, मैदा भी हम उसको बहुत बुरा मान के चलते हैं कि आंतड़ियों में जम जाता है, वो सब कुछ नहीं है। मैं अगेन उसी पे आ रही हूँ, क्वांटिटी कितना खाना है। एक ब्रेड स्लाइस में 2 चम्मच मीठा है, देखा जाए। आपको डायबिटीज वालों को ब्रेड नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। लेकिन वही बात है, वंस इन अ व्हाइल इट इज ओके, खाने के लिए बना है। हम मतलब जिंदगी काट नहीं रहे, हमने जिंदगी जीनी है। ओके, भावना जी अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करिए या फिर अपने क्लाइंट का, जैसे भी आपको ठीक लगता है। हाँ, मैं उसी पे थी कि सब कुछ खाना चाहिए। इसी हॉल में 13 साल पहले मैंने आयुर्वेदिक कोई क्लासेस थी, वो अटेंड की थी और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था उसमें मेरे लिए, क्योंकि मैं भी चाय पीती थी सुबह और उसमें था कि पानी से शुरुआत करनी चाहिए। तो 13 साल पहले मैंने सुबह की चाय छोड़ी, पानी पिया और मेरी लाइफ ऐसी चेंज हुई कि उसके बाद इन्होंने मेरी दूध वाली चाय भी छुड़वा दी। अब मैं नींबू चाय पीती हूँ। अगेन एक और मेरा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है वो। दूध वाली चाय मैं पी रही थी बट आधा-आधा कप, राइट? आधा कप मतलब 4-5 घूँट। अब वो उसको छोड़ने के बाद क्या हुआ है कि वो जब मैं लेती थी तो कुछ एक चीज़ें मुझे सूट नहीं करती थी। शिमला मिर्च, मूली, कुछ एक चीज़ें थी, मुझे लगता था पेट में प्रॉब्लम आ गई इनको खाने से। फिर पता चला वो नेचर की चीज़ें हैं, वो मुझे नहीं नुकसान कर सकती। मुझ में ही कुछ गलती है जो मैं उसकी वजह से ही हो रहा है। तो एलर्जीज क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे ही मैंने चाय दूध वाली चाय छोड़ी और शिमला मिर्च, वो जो भी चीज़ मुझे सूट नहीं करती थी, सब सूट करने लगी। तो बेसिक हमारे अंदर ही फ़ॉल्ट है और हम चीज़ों में निकालते हैं कि ये खराब है, वो खराब है, ये मुझे सूट नहीं करता। सब कुछ सूट करेगा जो नेचर ने आपको दिया है, हमेशा याद रखिए। हमेशा नेचर कभी भी डोंट गो अगेंस्ट योर नेचर, बस। ट्रू। और मुझे लगता है बहुत लोगों को ये लग रहा होगा यहाँ केवल खान-पान और इन्हीं चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं, डॉक्टर भी वही बोल रहे हैं, डायटीशियन भी वही बोल रहे हैं। डिसीज़ेज़ के बारे में हम लोगों को कुछ सुनना था। हाँ जी सर। ये फ्लेक्स सीड्स और जो अलसी बोलते हैं हम या तिल वगैरह, तो ये कंडीशंस में कब खाने चाहिए ये? या हरियाणा पंजाब के जो वेदर कंडीशंस है। जी, हरियाणा पंजाब की कंडीशंस के अनुसार भी आप कुछ लिमिटेड मात्रा में पूरे साल अलसी और तिल ले सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, कैल्शियम की जब बात आती है ना, तो सफ़ेद तिल जो होते हैं, सेसमी सीड्स हम जिसे कहते हैं, आप जानते हैं? हम लोग कह रहे हैं जैसे दूध, 1 ग्लास दूध में भैंस के ट्रांस फैट जिसमें सॉरी फैट्स जिसमें सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, गाय का दूध, इसमें कितना कैल्शियम होता है? 140 mg लगभग, 114 लगभग। मोरिंगा में वही आपको मिलता है 350 mg के करीब। लेकिन सफ़ेद तिल के 1 चम्मच में जानते हैं 1120 mg कैल्शियम मिलेगा आपको। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, हफ्ते में 1 या 2 बार भी अगर आप आधा-आधा चम्मच तिल ले लें, तो वो कोई गर्मी नहीं बढ़ाएगा। अलसी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए फ्लैक्स सीड्स आप जिसे कहते हैं, जिस भी फॉर्म में कहें आप ले सकते हैं। थोड़ा-सा भून कर ले सकते हैं, चटनी बनाकर ले सकते हैं, स्मूदी बनाकर ले सकते हैं। दिन में 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं। बल्कि मैं आज आपको ज़रूर बताना चाहूँगी इस बात को। भावना जी और मैं मिलके हम एक स्पेशल डाइट पे काम कर रहे हैं। आप जानते हैं मेरे पास ज़्यादातर क्रिटिकल चीज़ों के लिए इलाज के लिए लोग आते हैं, जैसे कि कैंसर, किडनी फेलियर, फुल्ली इनफर्टाइल जिसके फैलोपियन ट्यूब्स बंद है या पीसीओएस है, जहाँ बिल्कुल एग सेल्स नहीं बन रहे हैं,
इस तरह की चीज़ों के इलाज के लिए हमारे पास जो लोग आते हैं, उन पे भी ये जो फ्लैक्स सीड्स का डाइट हमने एक प्लान किया है, उसके अच्छा हाँ, आई एम सॉरी टू से दुनिया भर में सारी चीज़ों के इलाज तो होते हुए देखे हैं आपने, बट स्किन डिसीज़ के इलाज आप जानते हैं नहीं होते हैं। कितनी भी दवाइयाँ ले लें वो दब जाते हैं, फिर कुछ साल के बाद उभर के आते हैं। तो इस तरह का डाइट और कुछ एक हर्ब्स वाली कंपाउंड हर्ब्स वाली जो मेडिसिन्स है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में नैनो टेक्नोलॉजी में जो आती है, उन चीज़ों से हम इसका बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं। तो ये जो फ्लैक्स सीड्स और तिल और कोकोनट, वर्जिन कोकोनट ऑयल, नारियल का गोले का तेल आप जिसे कहते हैं, इनसे मिलके यूरोप में एक नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिलने वाला था लेकिन फिर उनका खून हो गया, वो अधूरी छोड़ी गई रिसर्च जो है वो हमें कहीं से पता चली है एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। अभी शायद कुछ दिनों में हम आपके सामने उसे प्रेजेंट कर सकेंगे। वो बडविक्स डाइट नाम से है और उसमें फ्लैक्स सीड्स, तिल और कोकोनट इन चीज़ों का ही इस्तेमाल हुआ है। वेगन है सारा कुछ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लान लेके आ सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। छोटे बच्चे कौन सी सुबह में उनके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा मैम? जैसे दूध तो आप बोल रहे हो दे इतना नहीं होता है, और सुबह बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो कुछ खाना भी नहीं सोचते हैं। जैसे दही भी कभी कभी दे सकते हैं, हम हर रोज तो दही भी नहीं दे सकते हैं। और फ्रूट के लिए इतने नखरे करते हैं सुबह सुबह बच्चे। रागी वाली। फ्रूट के लिए भी सुबह सुबह के बच्चे को बहुत नखरे होते हैं। फ्रूट्स पसंद नहीं? नहीं मतलब मुंह बना के खाएंगे सुबह सुबह तो क्या स्कूल खाना जाने चाहते से हैं पहले। बच्चे? चाय दूध। आई एम आस्किंग टू यू कि उनको क्या देना नहीं नहीं, चाहिए? देना नहीं, बच्चे खाना क्या चाहते हैं? हम तो बच्चों को दूध देते थे मैम। दूध पसंद कर रहे हैं बच्चे? हाँ जी, दूध पी के स्कूल चले जाते थे। नहीं छोटे तो वाली दूध, गुड़िया, छोटे दूध वाली भी आप गाय या भैंस का देने की बजाय कोकोनट मिल्क है, आमंड मिल्क है, रागी मिल्क है, ये दे सकते ये हैं। दे सकते हैं। अलग अलग वैरायटीज है, दूध आप- दे सकते मैम के कहने से मैंने छोटे वाली गुड़िया ने बंद कर दिया, बड़े वाली गुड़िया नहीं करती है। आई नो उसको सुबह दूध चाहिए ही चाहिए। तो बट उसके लिए कोशिश कोई करिए। सोल्यूशन मैम? सॉल्यूशन दूध के हैं ना, ऑल्टरनेट हैं, आपको बता रहे हैं जो आलमंड मिल्क है, ओट मिल्क है, इसमें बता जो कि हाँ, घर में भी बन जाएगा। आजकल तो रेडीमेड पाउडर्स आते हैं बट उनके भरोसे ना रहे, उसमें प्रिजर्वेटिव होंगे। घर में ही बनाइए ये सारी चीजें, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी। यस मैम। जैसे हेलो, जैसे मैम स्टार्टिंग से पूरी लाइफ होगी ऐसे ही चलता आ रहा है कि सुबह उठते हैं, उठ के चाय पी और फिर अपना वॉक की, जो भी अपना रूटीन का वर्क किया। तो सुबह उठ के ऐसे लगता है कि चाय के बिना तो एनर्जी नहीं है, हम उठ ही नहीं पाएंगे। तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? आपको सब्स्टिट्यूट दिन भर में एसिडिटी होती? बहुत ज्यादा है। यस, ये ना बेस आपने गलत बना दिया चाय का। देखो मैं आपको वही बता रही थी, आप थोड़ा लेट आए शायद, है ना? हाँ जी मैम, लेट। ओ, शुरू में बात हो चुकी है चाय के लिए। तो सबसे पहले एक माइंड की ना प्रोग्रामिंग चाहिए कि मैंने ठीक होना है, चाय छोड़नी है, बस इतनी सी प्रोग्रामिंग करिए और आप पानी से शुरू करें अपना दिन। फिर आप देखिए, फिर मुझे आप मेरा नंबर लेके जाएं और आप फिर मुझे बताना लाइफ में क्या चेंज आएगा। नहीं मैम, पानी से स्टार्ट हो जाएगा वो, ठीक है। वो पानी तो मैं लेती हूँ, सबसे पहले पानी ही लेती हूँ, बट फिर उसके बाद चाय लेती हूँ। तो मेरे को ये लगता है कि मेरे को बहुत भूख लग रही है। जब सुबह उठती हूँ तो ऐसे लग रहा होता है बहुत ज्यादा। लगेगी भूख, 12 घंटे की फास्टिंग हुई है, भूख तो लगेगी ना। तो फिर उस टाइम हम क्या ले सकते हैं? खाना खाइए, फ्रूट खाइए। बल्कि एक इसमें एडिशन मैं करना चाहूंगी। आप क्यों चाय बंद करना चाहते हैं? सुनिएगा मैडम, सर मैम, आप चाय क्यों बंद करना चाहते हैं? ना करिए चाय बंद, हम तो दूध की बात कर रहे हैं। चाय इज अ हर्ब। किसने कहा कि आप काली गोल्डन ग्रीन चाय नहीं ले लेमन टी सकते पीजिए, हैं? आप लेमन टी पीजिए। कई चीजों की चाय बन जाएगी बिना दूध की। चुटकी भर उसमें पत्ती डलती है, बहुत कम। और लेमन टी से शुरू करिए अपना दिन। आपको कैफीन की आदत हो गई, उसके बगैर सिर में दर्द हो जाएगा, राइट? तो दूध के बगैर चाय पी लीजिए आप। तो उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत खाना है, खा सकते हैं? खाइए खाइए खाइए, जरूर खा सकते हैं। नो इशू, खाइए बस। हाँ। दूध कुछ दूध। मैं इसमें ना थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। अब क्यों हम ना यूट्यूब और इन सारी चीजों के पीछे पड़े, तो हमें ये सुनाया गया है कि सुबह सुबह कुछ खाना ही नहीं है, फ्रूट्स के अलावा नहीं कुछ खाना है। सही भी है, लेकिन ये सारा थोड़ा सा यूरोपियन और वेस्टर्न कल्चर के लिए ज्यादा बेहतर है। हमारा इवोल्यूशन, हमारे ब्रेन का, बॉडी का बिल्डिंग इस तरह से हुआ है कि अब जो हम इस प्रांत की नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, तो
वैसे भी भारत कृषि प्रधान देश है ना। हमारे पूर्वज सुबह सुबह उठ के सूरज उगने से पहले कुछ खा पी के खेतों पे चले जाते थे और सारा दिन काम करते थे। हमारे सेल्स को वही आदत है, उस समय हमें भूख लगनी ही लगनी है, और उस समय अगर हम कुछ ना खाए और दिन के फास्टिंग के 12 या 14 घंटे होने का इंतजार करें तो हम हमारे सेल्स को मार रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप भूखे रहे, स्टार्विंग ही कराए सेल्स को। वो जो है ना बातें, ऑटोफेजी वगैरह बातें हम कभी बाद में कर लेंगे, बट अभी जरूरी ये है कि आप सही खाना खाएं। सुबह सुबह उठ के बहुत सारे बिस्किट्स खा लिए, ब्रेड खा लिए, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प। या बहुत ज्यादा परोठी खा ली, नॉट गोइंग टू हेल्प। लिमिटेड सही खाना, फ्रूट्स पहले शुरुआत करिए। कहते हैं पहला निवाला कुदरत का, तो वो फ्रूट्स नेचुरल रॉ फूड से शुरुआत करें तो एक सही अलाइनमेंट में डाइजेस्टिव सिस्टम आपका काम करने लग जाएगा। 15-20 मिनट बाद जो चाहे वापस खा सकते हैं। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, मुझे जो एक्सपीरियंस आया है कुछ दिनों से, बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा है मैंने। हम जिस कल्चर में पले बड़े हैं और फिर नॉर्दर्न इंडिया में हम अचानक से आए हैं, बहुत स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डिसीजेस या एलिमेंट्स देख रहे हैं। मुझे लगता है आप में से लगभग जितने लोग हैं सब जानते हैं हर घर में पथरी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये सारी बीमारियां हर घर में है। पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में है, लेकिन पथरी की बहुत स्पेशलिटी नॉर्दर्न इंडिया में है। पित्ते की पथरी है, सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं जीभ के नीचे, उसकी पथरियां हैं, हार्ट की आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन हो रखा है, किडनी की तो सवाल ही नहीं। अब तो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि पेशेंट खुद बोलते हैं मुझे, मैम यूरेथ्रा में आके रुकी हुई है, जल्दी कुछ करिए, बहुत पेन हो गया है ना। इसके लिए डॉक्टर भी होने की अब जरूरत नहीं है। तो ये जो सारी दिक्कतें एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन की हो रही है ना, ये मैं आपसे खास करके डिस्कस करना चाह रही थी, क्योंकि इन्हीं से 90% बीमारियां आ रही हैं। 90% मतलब जो हम ब्रेन से लेके टो तक अगर बात करते हैं, सबसे बड़ी बीमारी हम जिसे मानते हैं आज कैंसर। कहाँ से आ रही है कैंसर? कैंसर है क्या? दिस इज ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है ना। तो आपकी बात का जवाब, चाय बुरी नहीं है, मैं दूध के एक साथ बुरी सेकंड है। दूंगी। हाँ जी, आप बोलिए। दूध के साथ बुरी है। अच्छा, आपने तो मैम, खाइए ना सर। वन थिंग मोर मैम, मैम जैसे आपने कहा कि हम ये कैल्शियम वगैरह सब लेते हैं, टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, तो यू सेड कि हमें ये नहीं लेनी चाहिए। नहीं, आप लेट आए हैं, पूरा सेशन हो चुका है इस बारे में, कैल्शियम के बारे में भी हो चुका है, चाय का भी हो चुका है। आप फेसबुक पे है रिकॉर्डिंग वेनु, फेसबुक पे है पूरा सेशन। भावना जी, कैंसर की बात चली है, आप शेयर करिएगा कि कैंसर में सबसे बुरा फूड क्या है? कैंसर में सबसे बुरा क्या है फूड जो हमें? सोए एक्चुअली सॉल्ट भी, और जिस पे कैंसर पलता बढ़ता है वो शुगर। तो अगर हम कुछ चीजों में, जैसे कि हमने कहा सॉल्ट, शुगर और ये सारी एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन वाली चीजें ये कम कर दे, तो आप बताइए, भावना जी से शेयर करिए कौन सी बीमारियां कम हो जाएगी। राइट टाइप ऑफ सॉल्ट। यस यस यस, बहुत जरूरी बहुत बात। जरूर। जी, मीठे का अल्टरनेट है। भावना जी बताइए ना, आपने जो मुझे बताया था। स्टीविया एक प्लांट आता है, आपको मालूम होगा उसका। मीठी तुलसी, स्टीविया उसका अल्टरनेट है। खांड, क्वांटिटी, अगेन सर वही क्वांटिटी आती है, अच्छे हैं क्वांटिटी। व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर सब एक जैसे। हाँ जी, हम कैफीन की बात कर रहे थे, तो बॉडी में एक दिन में कितना कैफीन रिक्वायर्ड होता है? 0 रिक्वायर्ड अगर कहे तो 0। आदत बना रखी है तो मिनिमम पे ले आइए एंड नलीफाई कर दीजिए। ये ना, नहीं केला सुबह कई पेशेंट्स को नहीं लेना जिनको रिकमेंडेड नहीं। हाँ, वैसे नॉर्मल में लीजिए आप केला।
मैंगो नहीं। मेलन तो सिट्रस में आता है, हाँ, वाटरमेलन नहीं। जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है उनको अवॉइड करें मॉर्निंग। एल्कलाइन ज़्यादा होता है उसमें, यस। हाँ, कोशिश करिए एप्पल बेस्ट है, पपाया एंड एप्पल। नहीं, दूध बनाना शेक मैम उससे डेंजरस है। कभी भी दूध और केला दोनों मिक्स नहीं करना चाहिए। लोग करते हैं, एक वो सर, बना हुआ कोई है, भी फ्रूट और दूध को मिक्स आप ना मिक्स मिक्स करें। न करें। हाँ, बनाना और मैंगो दूध के साथ मिक्स किए जा सकते हैं आयुर्वेदानुसार, लेकिन उसके बहुत अलग नियम है जो हम नहीं जानते हैं, फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो जो नहीं जानते हैं वो ना करें, वो ज्यादा बेहतर है। नुकसान करने से बेहतर है कि उसे रोक दिया जाए। नहीं मैम, मैंगो कर सकते हैं क्योंकि उसका जो एसिडिक इफेक्ट होता है उसको रिड्यूस करता है मिल्क। दूध है, दूध एक प्रॉपर्टीज है वो जो एसिड को वो बोलते हैं एल्कलाइन वाला, उसको इफेक्ट को खत्म करता है। ये दूध की प्रॉपर्टी है। विरुद्धाहार, हाँ। अल्कलाइन एंड एसिडिक। हाँ जी अशोक जी प्लीज। हमारे में पहले क्या होता था जी अशोक जी। जी नाश्ता से ये क्या, जैसे आपने कहा ना मॉर्निंग में एप्पल लेना चाहिए, तो आप जैसे पहले कह रहे थे लोकल फूड ही होना चाहिए। एप्पल तो हमारे एरिया में होता नहीं है और सारा साल तो बाहर का ही आता सारा सर, जो लोकल है ना, जब हाँ। एप्पल आ रहा हो तब खाइए। हाँ सीजनल भी। हाँ, सीजनल। सीजनल हाँ, मैंने 12 महीने नहीं कहा, जो हाँ जी, आता है हाँ जी, लोकल जो आ रहा है, सीजनल आ रहा है, वो खाइए। ठीक। सारे फ्रूट सीजनल ऐसा तो नहीं कि हाँ जी, आता ही नहीं, हाँ नॉन जी। सिट्रस आता है। ये कॉम्बिनेशंस तो जी गलत। नहीं करना चाहिए। एक्चुअली डेयरी प्रोडक्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए फ्रूट्स को भी नहीं फ्रूट्स एंड वीगन के साथ। कुछ कुछ है सैलेड्स आप जिस तरह से ड्रेसिंग में कर सकते हैं योगर्ट बना के, बट अगेन मैं वही कहूंगी कि ये अलग तरह के वर्टिकल्स ऑफ फूड है, उसे ना मिलाएं, अलग अलग खाइए। मीनू जी, आप कुछ कहेंगे? ये मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट है। मैम एक सबसे डेंजरस चीज बताता हूँ आज के टाइम पे, जो एक हमारे उसमें पुश किया गया लाइफ में, दैट इज कोल्ड ड्रिंक एंड ये जो चीजें हैं ना, जो सुगरेटेड जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये आज के टाइम सबसे बड़ी बीमारी है। उससे बिल्कुल। इवन कैंसर भी पनपती है। जी और मैं आई फेस दैट वन सिचुएशन। ट्रू। एक बार मैं थोड़ा थोड़ा चाय पीता था दिन में एक बार, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह कभी कभी ले लेता था, तो आई नेवर ड्रिंक। मेरे को अल्सर हुआ। अल्सर में एक ब्रिटेन डॉक्टर था भुज में, तो आई वेंट टू हिम। मतलब वहाँ से मैनी 100 किलोमीटर दूर जाके मैं ट्रीटमेंट लेता था, और मेरे जो मेटाबॉलिज्म थी, जहाँ ब्लड टेस्ट सीबीसी वगैरह कुछ नहीं डिटेक्ट हुआ, नथिंग, राइट। कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता था। और मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज होने लगी। आई वाज इवन थ्रेटन्ड बाय माइंड कि बचेगा नहीं बचेगा। मीन टाइम मेरे को किसी से कन्वर्स हुआ, एक बाबा जी बैठे थे, वो बोले बेटा क्या क्या करता है, खाने में क्या है? तो उसने एक ही सजेशन किया, बोले चाय, कॉफी और गर्म दूध। ठंडा दूध तो चलो ठीक है, चाय, कॉफी, गर्म दूध, और कोल्ड ड्रिंक की सोचना ही मत। ये चीजें छोड़ दो, आपका हाफ ऑफ द प्रॉब्लम रिजॉल्व। बिल्कुल सही बिल्कुल बात। ठीक। और मैम विद इन 2-3 ईयर्स जो मेरे को अल्सर डेवलप हुआ था सारा खत्म हो गया। और मेरे को 35 ईयर्स हो गए, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी नहीं पीता। बहुत अच्छे सर, तो अप्रिशिएट मतलब ये चीजें हैं, अप्रिशिएटिंग। आई वैसे- रेस्ट्रेन टू दैट वन, कि मैंने अपने आप इवन किसी के घर भी जाते तो आई ऑलवेज Great, कन्वे great, सॉरी great. फॉर दैट। वृंदा जी तो प्लीज ये चीजें- नेहा जी को भी माइक दीजिए, मैं उनसे सुनना चाहती हूँ। नेहा जी। मीनू जी, हाँ जी, बल्कि हम लोग आपसे फीडबैक सुनेंगे अभी, और आप तब तक सोचिए कि आपको किसी पर्टिकुलर डिसीज के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो हम वैसा कुछ समय के लिए क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं और सबको मौका मिले। जी नेहा जी, जी नमस्ते आपका मैम। कैसा अनुभव है? नमस्ते जी। मैम मेरी ब्रेस्ट में गांठ है, और 2 गांठ थी, एक बिल्कुल डेंजरस थी, जो कि मेरी अब वो ठीक हो चुकी है, और अब ट्रीटमेंट चल रहा है, और मुझे बहुत पूरा विश्वास है होम्योपैथिक पे। थैंक यू सुमिता इन्हीं से मैम। चल रहे हैं ना? kind हाँ of- जी, सुमिता मैम से ही चल रहा है। Actually, it was a very vulnerable, about to be converted to dangerous disease. ऐसी कुछ lumps, nodules थी, इनके lymph nodes actually affected थे, जिन्हें कि immediate surgery के लिए as per modern science बता दिया गया था। तो I must appreciate and would like to give the round of applause for नेहा जी। उन्होंने कोई दूसरी मेडिसिन ली नहीं है, I mean to say जिससे डिटोरिएशन हो सकता है, मीनू। ऐसी
मीनू जी मॉडर्न साइंस की कोई मेडिसिन ली नहीं है। शुभम मेनू को देना यहाँ पर, ये फर्स्ट में। हाँ जी, मीनू जी। मेनू जी आपका क्या एक्सपीरियंस, आप भी बताइए क्या खा रहे हैं आप? तीन चार एक मिनट ऑन। मैंने अपना 15 किलो वेट लूज किया और घर के खाने से। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपने क्या अवॉइड किया, मैंने कुछ अवॉइड नहीं किया। सब कुछ खाया मैंने, डेयरी प्रोडक्ट, फ्रूट्स, नट्स, सब कुछ। मैंने खुद को फिट नहीं किया, मैंने अपनी पूरी फैमिली को फिट किया। क्या बात है। हाँ जी, बढ़िया जी। मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने इंजॉय किया। 5-6 महीने मैंने जितना टाइम भी प्लान लिया, मैंने इंजॉय किया और मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ। जो नॉर्मल खाना बनता था वही। मैम ने मुझे एक भी चीज ऐसी नहीं बोली कि आपने ये नहीं लेनी, और मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी। ये और कहती थी सब मेरा कुछ ये खाते खाने हुए का मन है, मैंने कहा लो बट क्वांटिटी में हाँ, भी। बस एक क्वांटिटी में खाया मैंने, सब कुछ खाया। जो खाना और खाओ उसके क्वांटिटी बाद में। से मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल ही, और मेरा वेट भी गेन नहीं हुआ, और मैंने अपनी पूरी फैमिली को फिट किया। थैंक यू। वेरी नाइस। बट वो आपने कंटिन्यू रखा है, वो जो लाइफस्टाइल अपनाया था वैसे ही अभी आप कंटिन्यू कर चुके हैं। ग्रेट ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस टू वेरी यू। मच मैम। एंड भावना जी आपको भी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। किसी खास डिसीज के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? बस अब हम अपना सेशन खत्म करने की तरफ है। हाँ जी।